सोचिए कि दुनिया वैश्वीकरण के एक आरामदायक से सपने में थी और फिर अचानक 2016 के आसपास एक के बाद एक कई अलार्म बज उठे। ब्रेग्जिट, अमेरिका फर्स्ट नीति और फिर एक ऐसी महामारी जिसने हमें एक ही झटके में दिखाया कि हम एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं और साथ ही कितने असुरक्षित भी। बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक एक अंधेरे कमरे में तेज लाइट जला दी हो और दुनिया एक शांत व्यवस्थित जगह से बदलकर एक बहुत ही जटिल और तनावपूर्ण अखाड़े में तब्दील हो गई हो। और आज की हमारी चर्चा इसी बड़े बदलाव की चीरफाड़ करने वाली है। हम एस जयशंकर की किताब है वाई भारत मैटर्स, जी। उसी के एक अध्याय के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया सहयोग के उस सुनहरे दौर से निकलकर इस नई तीखी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर में क्यों और कैसे दाखिल हुई। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को गिनना नहीं है, बल्कि नहीं, हमारा मकसद है इस नई अस्त-व्यस्त दुनिया के छिपे हुए नियमों को समझना और ये जानना कि बड़ी ताकतों के बीच की ये जो खींचतान है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए असल मतलब क्या है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले तक वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द हुआ करता था। ऐसा लगता था दुनिया एक बड़ा खुशहाल बाजार बनती जा रही है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कहानी पूरी तरह पलट गई। देखिए, ये बदलाव अचानक नहीं था, लेकिन इसके झटके बहुत तेज थे। पहला बड़ा झटका था ब्रेक्जिट और डोनाल्ड ट्रंप का चुना जाना। हाँ, ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, ये इस बात का संकेत थी कि पश्चिमी देशों की अपनी जनता उस वैश्वीकरण से तंग आ चुकी थी जिसे उनके ही नेता बढ़ावा दे रहे थे। मतलब उन्हें लग रहा था कि उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनकी पहचान खो रही है। बिल्कुल। और फायदा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है। और इसी माहौल में अमेरिका और चीन का वो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, जो सिर्फ व्यापार तक तो सीमित नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे दो बड़ी ताकतें दुनिया के मंच पर अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रही हों। सही बात है। और फिर आया सबसे बड़ा रियलिटी चेक, कोविड-19 महामारी। इसने एक झटके में हमें समझा दिया कि सिर्फ कुशलता मतलब एफिशिएंसी के लिए बनाई गई ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी ज्यादा नाजुक हो सकती है। जब मास्क और वेंटिलेटर के लिए भी हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। हाँ, तभी दुनिया को समझ आया कि जरूरत से ज्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की वो वापसी और फिर यूक्रेन पर रूस के हमले ने उसने ये पूरी तरह साफ कर दिया कि एक जगह की अस्थिरता अब वहीं तक सीमित नहीं रहती, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सहयोग और कूटनीति के दौर से वापस उसी पुरानी आक्रामक शक्ति की राजनीति में जा रहे हैं, जहां सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता है? एक तरह से हाँ। लेखक का मानना है कि दुनिया जानबूझकर इन खतरों की अनदेखी कर रही थी, शायद अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए या फिर जरूरत से ज्यादा आशावादी होने की वजह से। अच्छा। आज की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। एक तरफ तकनीक, व्यापार और वित्त हमें एक दूसरे के और करीब ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और डेटा प्राइवेसी की चिंताएं हमें एक दूसरे से दूर धकेल रही हैं। तो हम एक ही समय पर जुड़ भी रहे हैं और अलग भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो रही थी और इसका सीधा फायदा चीन को मिल रहा था। 2001 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल होने के बाद तो उसने वैश्वीकरण का पूरा खेल ही बदल दिया। उसने खेल को बदला ही नहीं, एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया। चीन का जो विशाल पैमाना था, सरकारी सब्सिडी, सस्ती लेबर, उसके आगे कई पश्चिमी देशों के अपने उद्योग टिक नहीं पाए। इसी को हॉलोइंग आउट कहते हैं, उद्योगों का खोखला हो जाना। जी, रातों रात फैक्ट्रियां बंद हो गईं, शहर के शहर बेरोजगार हो गए। वैश्वीकरण का जो वादा था कि सबका भला होगा, वो जमीनी हकीकत से बहुत अलग निकला। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, खासकर अमेरिका के नजरिए से। जिस वैश्वीकरण के सिस्टम को अमेरिका ने ही बनाया और बढ़ावा दिया, वही उसके लिए एक बड़ी चुनौती कैसे बन गया? किताब के मुताबिक अमेरिका ने कुछ गलतियां खुद भी की। बिल्कुल। अमेरिका की दो बड़ी गलतियों का जिक्र किया गया है। पहली, अफगानिस्तान और इराक में चले दशकों लंबे युद्ध। इन युद्धों ने अमेरिका को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि राजनैतिक और सैन्य रूप से भी थका दिया। और दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी गलती, चीन की ताकत को बहुत कम आंकना। अमेरिका को लगा कि चीन आर्थिक रूप से तरक्की करके शायद राजनैतिक रूप से भी उदार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से अमेरिका की वैश्विक भूमिका में एक बड़ा बदलाव आया है। किताब में कहा गया है कि वो अब ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका से पीछे हटकर एक ऑफशोर बैलेंसर बन रहा है।
ये सुनने में तो भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका अब दुनिया के हर कोने में जाकर आग बुझाने का काम नहीं करना चाहता। अच्छा। इसके बजाय वो दूर से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में उसके सहयोगी देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और अमेरिका उन्हें बाहर से समर्थन दे। तो अब वो दुनिया को मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय मानता है? हाँ, जहां कई शक्तियां हैं। तो अमेरिका अब ऐसे दोस्त चाहता है जो अपना बोझ खुद उठा सके? हाँ, और जो रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हों, मतलब जो स्वतंत्र रूप से सोचने और काम करने की क्षमता रखते हों। इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच हुआ सुरक्षा समझौता। इसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में मदद कर रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को संतुलित करने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया भी उठाए। ये ऑफशोर बैलेंसिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। अब समीकरण के दूसरे हिस्से यानी चीन की बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि इसका उदय सोवियत संघ से अलग है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ा है। लेकिन क्या ये वाकई इतना अलग है? दोनों ही पश्चिम के वैचारिक विरोधी हैं। इस बार क्या चीज इसे ज्यादा खतरनाक बनाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। खतरा इस बात में है कि सोवियत संघ एक अलग थलग आर्थिक व्यवस्था थी। आप उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर सकते थे, उसे रोक सकते थे। कंटेनमेंट। जी, लेकिन चीन, वो आपका फोन बनाता है, आपके घर का फर्नीचर बनाता है, आपकी दवाइयों के लिए कच्चा माल बनाता है। आप उससे आर्थिक रूप से अलग हो ही नहीं सकते। इसलिए ये टकराव सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर तक पहुंच गया है। किताब में दो अलग-अलग विश्व दृष्टियों के टकराव का जिक्र है। अमेरिका का सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिज्म और चीन का एकलता यानी सिंगुलैरिटी। एकलता ये शब्द सुनने में ही कितना अलग और थोड़ा डरावना लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है दो बिल्कुल अलग सोच। अमेरिका का मॉडल सार्वभौमिक है, मतलब वो मानता है कि उसके मूल्य जैसे लोकतंत्र, आज़ादी पूरी दुनिया के लिए हैं। उसका सिस्टम खुला है, वो दुनिया भर की प्रतिभा को अपनी ओर खींचता है। और चीन? वहीं चीन का मॉडल एकलता पर आधारित है। वो खुद को अद्वितीय मानता है, एक ऐसी सभ्यता जिसका कोई और सानी नहीं। उसका मॉडल दूसरों के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ चीन के लिए है। और इसी टकराव की वजह से आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा को लेकर भारी अनिश्चितता बनी रहेगी। इस भू-राजनीतिक संघर्ष के मनोविज्ञान को समझने के लिए लेखक ने रामायण का एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा उदाहरण दिया है, ऋषि वशिष्ठ और राजा कौशिक का। वशिष्ठ स्थापित शक्ति है और कौशिक उभरती हुई शक्ति। कहानी में कौशिक बलपूर्वक वशिष्ठ की कामधेनु गाय छीनने की कोशिश करते हैं। यह आज के दौर में किस चीज का प्रतीक है? ये सीधे सीधे संसाधनों, तकनीक और आर्थिक ताकत पर कब्जे की लड़ाई है। कामधेनु गाय वो चीज है जो आपकी हर इच्छा पूरी करती है, यानी आज के जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी या आर्थिक दबदबा। जैसे आज अमेरिका चीन को सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स तक पहुंचने से रोक रहा है। बिल्कुल, वो अपनी कामधेनु को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, जब कौशिक सैन्य बल से हार जाते हैं तो वह बेहतर हथियार और ताकत हासिल करने के लिए हजारों साल तक तपस्या करते हैं। इसका आज के दौर में क्या मतलब है? बदलने या खुद को उसके बराबर लाने के लिए लंबे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आप दशकों तक खुद को तैयार करते हैं। चीन का पिछले 30-40 सालों में अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत को बनाना इसी तपस्या का एक रूप है। लेकिन कहानी का असली मनोवैज्ञानिक मोड़ तो अंत में आता है। वो तब जब कौशिक को बराबरी का दर्जा मिल भी जाता है, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। उन्हें शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यही असली सबक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ तर्क या ताकत पर नहीं, मनोविज्ञान पर चलते हैं। कौशिक को संतुष्टि तभी मिली जब स्थापित शक्ति यानी वशिष्ठ ने उन्हें स्पष्ट रूप से अपने बराबर एक ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार किया। अच्छा। चीन को सिर्फ आर्थिक या सैन्य बराबरी नहीं चाहिए, उसे वो सम्मान और मान्यता चाहिए जो उसे लगता है कि अमेरिका और पश्चिम उसे देने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ संसाधनों की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान की लड़ाई है, और ऐसी लड़ाइयां ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित होती हैं। लेखक एक और छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली उदाहरण देते हैं मंथरा का। कैसे मंथरा ने रानी कैकेयी के असुरक्षाओं को भड़काकर उन्हें राम को वनवास भेजने के लिए मना लिया। ये आज की दुनिया में कैसे प्रासंगिक है?
ये दिखाता है कि कैसे छोटे खिलाड़ी मतलब मंथरा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी ताकतों मतलब कैकई की असुरक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। लेखक का इशारा है कि ये गतिशीलता भारत के पड़ोस में भी साफ दिखाई देती है, जहां छोटे देश कभी चीन तो कभी अमेरिका का डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसका सार ये है कि सबके भले की बातों के बावजूद देश असल में केवल अपने फायदे नुकसान का ही हिसाब लगाते हैं। तो इन कहानियों से ये साफ है कि अब एक नया नियम बन गया है। बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है। राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच की जो दीवार थी वो पूरी तरह से ढह गई है। बिल्कुल। अब व्यापार, तकनीक, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, हर सामान्य चीज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को वेपनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग कहा जा रहा है। हाँ, हर चीज का शस्त्रीकरण। चीन दूसरे देशों से नाराज होने पर उनके पर्यटकों को आने से रोक देता है या उनके उत्पादों का बहिष्कार कर देता है। अमेरिका डॉलर सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। और इससे उस पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया है जिसे वेस्टफेलियन राजनीति कहा जाता है। ये क्या थी और इसका अंत क्यों महत्वपूर्ण है? वेस्टफेलियन राजनीति वो सिद्धांत था जो लगभग 400 सालों से चल रहा था कि हर देश अपनी सीमाओं के अंदर संप्रभु है और दूसरे देश उसके घरेलू मामलों में दखल नहीं देंगे। यानी मेरे घर के अंदर क्या होता है इससे तुम्हें मतलब नहीं। लेकिन अब ये संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण विदेशी उत्पाद, विदेशी ऐप्स, विदेशी डेटा और विदेशी निवेश हमारे समाज और हमारी जिंदगी में इतनी गहराई तक घुस चुके हैं कि अंदर और बाहर के बीच की रेखा ही मिट गई है। इस जटिल और उलझी हुई दुनिया का एक सटीक उदाहरण अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता है। ये कहानी इस नई दुनिया की सच्चाई को बहुत कड़वे तरीके से सामने रखती है। हाँ, ये एक क्लासिक केस स्टडी है। सोचिए, अमेरिका पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहा था। जी। लेकिन इस लड़ाई के लिए उसके सैनिकों तक सामान, खाना और तेल पहुंचाने का रास्ता कहां से होकर जाता था? पाकिस्तान से। और विरोधाभास ये था कि पाकिस्तान ही वो देश था जो पर्दे के पीछे से तालिबान को सबसे ज्यादा समर्थन दे रहा था, उन्हें पनाह दे रहा था। लेकिन ये समझना मुश्किल है, अमेरिका अपनी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस मशीनरी के साथ क्या इस डबल गेम को समझ नहीं पा रहा था, या वे जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही जटिल है। अमेरिका सब कुछ जानता था, लेकिन वो मजबूर था। मजबूर? अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। अमेरिका के पास पाकिस्तान के रास्ते के अलावा कोई और वायबल सप्लाई रूट नहीं था। तो ये एक तरह की रणनीतिक मजबूरी थी। अमेरिका ये उम्मीद करता रहा कि वो पाकिस्तान को मैनेज कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी चतुराई से अमेरिका की निर्भरता का फायदा उठाया और सफलतापूर्वक एक डबल गेम खेला। उसने अमेरिका को दोस्त और दुश्मन के बीच बुरी तरह उलझाए रखा। बिल्कुल। और अब अमेरिका के जाने के बाद दुनिया का अफगानिस्तान के प्रति क्या रवैया है? अब दुनिया में यही उम्मीद कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार हो या आतंकवाद का फिर से उभरना, वो किसी तरह उसकी सीमाओं के बाहर न फैले। ये इस बात पर मुहर लगाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल समस्या अभी भी अनसुलझी है। हम एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम आज तक ये नहीं सीख पाए हैं कि अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग मूल्यों और अलग अलग हितों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की हमारी इस पूरी चर्चा से क्या निकल कर आता है? हम एक ऐसी दुनिया से गुजरे हैं जहां नियम कम बेश स्पष्ट थे, और अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां नियम लिखे ही नहीं जा रहे, जहां रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ही एकमात्र सच है, जहां व्यापार से लेकर तकनीक तक हर चीज एक संभावित हथियार है, और हजारों साल पुराने महाकाव्यों का मनोविज्ञान आज भी वैश्विक मंच पर जस का तस खेला जा रहा है। ये एक बिल्कुल सही सारांश है। लेकिन इस उथल-पुथल और अनिश्चितता के बीच भारत जैसी शक्तियों के लिए कुछ नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। जब पुरानी व्यवस्था टूटती है तो नई व्यवस्था बनाने का मौका मिलता है। जैसे पश्चिम एशिया में I2U2 और IMEC कॉरिडोर। हाँ, बिल्कुल। ये नए गठबंधन इसी बदलती दुनिया की देन है। ये एक उम्मीद की किरण जरूर है। हाँ, लेकिन ये पूरी चर्चा एक ज्यादा गहरे और व्यक्तिगत सवाल पर आकर खत्म होती है। वो क्या? जब व्यापार, डेटा और पर्यटन जैसी हमारी रोजमर्रा की चीजों का शस्त्रीकरण ही नया नियम बन गया है, तो फिर विश्वास का अगला पैमाना क्या होगा? अगर हम अपने फोन की सप्लाई चेन पर या अपने सोशल मीडिया ऐप्स पर मौजूद डेटा पर या यहां तक कि किसी दूसरे देश की यात्रा करने पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो इस नई दुनिया में एक आम इंसान के लिए
सुरक्षा का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।